हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। आज जो हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक हम लोग का होने वाला है चैप्टर, वही हम लोग रहने वाला है जो हम लोग का सेल चैप्टर, जो हम लोग बेसिकली स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने कहा था कि मैं इस लेक्चर को पार्ट बाय पार्ट मैं क्या करूँगा, मैं समझाऊँगा। और मैं इस तरीके से मैं लेक्चर बाय लेक्चर इसको समझाऊंगा ताकि आपको भी उतना कठिन ना हो कि इतना वाला वीडियो नहीं। मैं हर एक पार्ट बाय पार्ट में अच्छी तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करके मैं आपको अपने जो भी मेरा खुद का नॉलेज है मैं आपको उस चीज़ को मैं प्रीच करवाऊंगा। तो फर्दर जो स्टूडेंट्स, जो मेरा आज जो लेक्चर जो होने वाला है उस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सेल, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। मतलब ये टॉपिक, दिस टॉपिक विच इज एसोसिएटेड फ्रॉम द सेकेंड लेक्चर विच आई हैव डिस्कस ऑलरेडी अबाउट द एक्टिविटी 5.1 जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उस पर हम लोग देखे थे कि माइक्रोस्कोप के अंदर की सेल जो होता है तो सेल किस तरह से बना हुआ होता है, और सेल जो होता है तो उसको जो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को मिल पाता है। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे हम लोग उस दिन की क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे इसी प्रकार से हाँ होता है। और इस प्रकार से सेल का स्ट्रक्चर हम लोग को देखने को पता है, जो इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं और इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये हम लोगों ने अच्छी तरीके से इसको देखा था और सबको हम लोग सेल कहते हैं। तो आज हम लोग जो बात जो करने वाले हैं तो बात करने वाले हैं फर्दर हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सेल। मतलब इसमें हम लोग का सेल का ऑर्गेनाइजेशन, सेल जो होता है स्टूडेंट्स, जो होता है सेल का एक स्पेशल कंपोनेंट होता है जिसको हम लोग जो प्रेजेंट होता है, मींस दैट कि सेल हैज ए स्पेशल कंपोनेंट जो प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म क्या होता है, और जो स्टूडेंट क्लास 9th में अभी रिसेंटली आए हैं तो उसको भी परेशानी होगा कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग सेपरेट वीडियो क्रिएट करेंगे जिसमें हम लोग समझाएंगे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल जो प्रेजेंट होता है तो वो फर्दर किस तरीके से वर्क करता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। नाउ इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस थ्रू दिस टॉपिक लाइक दैट इज कि व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। जो स्टूडेंट्स जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे होंगे से कि मतलब सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट्स व्हिच प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल जो वर्ड जो होता है तो इस वर्ड से हम ये समझते हैं कि सेल का जो कंपोनेंट जो होता है, सेल का हर एक कंपोनेंट को हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब ईच कंपोनेंट ऑफ द सेल व्हिच प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इज नॉन एज सेल ऑर्गेनेल्स। तो उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स हम लोग डिस्कशन करेंगे कि एंडोप्लाज्म रेटिकुलम किसे कहते हैं, गोल्गी अपार्टस किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग किसे कहते हैं, और जो हमारा आ जाता है प्लास्टिक हम लोग किसे कहते हैं। ये सारा चीज हम लोग डिस्कशन करेंगे अंडर द टॉपिक अबाउट सेल ऑर्गेनेल्स। अभी यहाँ तक आप समझ जाइए कि सेल का हर एक कंपोनेंट्स जो हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब हम लोगों ने जब हम लोग सेल का स्ट्रक्चर अगर माइक्रोस्कोप का अंदर हम देखेंगे तो सेल का स्ट्रक्चर हम लोगों को तीन फीचर्स हम लोगों को देखने को मिल पाएगा। जो हमारा तीन फीचर जो हमारा है वो हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। आज जो डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में बेसिकली आई विल टीच अबाउट द टॉपिक दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। सेल मेम्ब्रेन क्या है या साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, दोनों बात बराबर होता है। हम लोग अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम लोग किसे कहते हैं उसको हम लोग समझेंगे। आगे हम लोग देख लेते हैं कि थ्री फीचर्स जो हम लोग का है, थ्री फीचर्स हम जब माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग देखेंगे। इफ यू लुक द सेल स्ट्रक्चर अंडर माइक्रोस्कोप then we will observe, तब हम लोग ऑब्जर्व करेंगे the three features that is about plasma membrane जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से हम जानते हैं। एक दूसरा हमारा जो फीचर्स होगा वो हमारा न्यूक्लियस होगा, एंड थर्ड जो फीचर हमारा रहने वाला होगा सेल का वो साइटोप्लाज्म रहने वाला होगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, they are the three features of the cell structure when we look the cell structure under the microscope। तो माइक्रोस्कोप के अंदर की हम लोग जब देखेंगे तो वो हम लोग थ्री फीचर्स हम लोग को देखने को मिल पाएगा। तो आप लोग समझे होंगे। और
यहाँ तक कि जितने भी सारे एक्टिविटी सेल का जो होता है इनसाइड सेल, ये तीनों फीचर्स के ही माध्यम से होता है। ये तीनों फीचर्स की वजह से सेल का जितने सारे भी एक्टिविटीज जो होता है इनसाइड द सेल, तो ये 3 फीचर्स की ही वजह से होता है। अब ये क्यों होता है, अब इसको हम लोग फर्दर देखते हैं कि लेट अस सी हाउ इट इज पॉसिबल दैट नाउ। तो फटाफट हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, देखिए स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन जो होता है इट इज अ फीचर ऑफ द सेल। जो होता है क्या कि मतलब सेल मेम्ब्रेन क्या होता है कि इट इज यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि इट इज अ फीचर ऑफ सेल which is the outer layering part of the cell, which is the outer layering part of the cell is known as cell membrane. स्टूडेंट यहाँ तक तो आप लिख सकते हैं कि इट इज द फीचर ऑफ द सेल which is present, आप लिख सकते हैं कि which is present यहाँ पे लिख सकते हैं आप, which is present outer layering part of the cell is known as cell membrane. अब देखिए स्टूडेंट, सेल मेम्ब्रेन जो होता है तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग क्यों कहते हैं कि मतलब why we call cell membrane is known as या why we call cell membrane as a selectively permeable membrane। तो उसको यहाँ पे देखना है आपको कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फंक्शन के माध्यम से आप समझ जाएंगे, फंक्शन के थ्रू आप समझ जाएंगे कि सिलेक्टिवली परमेबल हम लोग क्यों कहते हैं सेल मेम्ब्रेन को। तो सेल मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमेबल हम लोग क्यों कहते हैं, तो आप सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन समझ लीजिए आप कि सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन बेसिकली क्या है। फंक्शन क्या होता है कि स्टूडेंट देखिए, जो भी सब्सटेंस मूव होता है, मूविंग द सब्सटेंस into the cell or into the cell or excrete the waste materials from the cell through its cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही से क्या होता है कि हर एक सब्सटेंस जो वेस्ट मटेरियल जो सब्सटेंस होता है वो एक्सक्रीट होता है, वो वहां से निकलता है। तो एक तो ये फंक्शन हो गया, एंड दूसरा फंक्शन हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट ऑल्सो प्रोटेक्ट द internal organ from the outer environment। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है कि कोई भी सब्सटेंस को मतलब हमारे बॉडी में जो एंटर करता है, जैसे कि हम लोग कहेंगे क्या कि जैसे कि हम लोगों ने ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, inhalation of oxygen, and now this is the type of this is the process, this is the phenomena which we consider as a mechanism of breathing system। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग जो होता है यहाँ पे स्टूडेंट, जो यहाँ पे हम लोग कोई सब्सटेंस को हम लोग एंटर करते हैं और फर्दर हम लोग एक्सक्रीट करते हैं या उसको एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल किए और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग एक्सहेल किए। तो दिस इज आल्सो द प्रोसेस, दिस इज आल्सो द
process, just we can say that कि this is the function of cell membrane. ये cell membrane का function होता है, तो सब्सट्रेट को हम लोग एंटर करते हैं और फर्दर हम लोग उसको बाहर निकालते हैं। अब इसको अच्छी तरीके से हम समझेंगे तो यहाँ पे ये तो फंक्शन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या उसको हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग क्यों कहते हैं। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सिलेक्टिवली इसको मैं बता देता हूँ ताकि आपको दिखाए, आपको अच्छे तरीके से दिखाई पड़े। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस लाइन एंड दिस, यहाँ तक मैं इसको यहाँ पर देखिए। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाई द सेल मेम्ब्रेन इज नॉट एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग क्यों कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को। सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग इसलिए कहते हैं, सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है कि हमारा बॉडी, आप ऐसे अगर समझाइए कि सिलेक्टिवली परमेबल हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे आस पड़ोस जितने भी सारे इन्वायरमेंट में मौजूद हर एक चीज है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है और मतलब ऑक्सीजन, बिकॉज एज वी नो कि एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। हाँ, एक क्या है कि एयर क्या है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाँ कार्बन, तो दिया अदर सो मेनी गैसेस। अब हमारे बॉडी का मेन मोटिव क्या रहता है कि ऑक्सीजन को कैरी आउट करना। तो सिलेक्टिवली चीजों को ही हमारे बॉडी ये सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि सिलेक्टिवली चीजों को ही या सिलेक्ट चीजों को ही एंटर करता है। तो सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सेल मेम्ब्रेन allow to enter the selective materials from the environment, तो बाहर के एनवायरनमेंट से कोई भी सब्सटेंस को हमारे बॉडी या सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि अलाउ करता है एंटर करने के लिए। मतलब कि ये सेल मेम्ब्रेन ने आपको अलाउ कर दिया। मतलब ऐसा आप समझ लीजिए कि जैसे कि मैं अगर सिक्योरिटी गार्ड हूँ, मैं किसी दरवाजा के आगे मैं खड़ा हूँ और वो दरवाजा के उस रूम में कोई प्रोफेसर मौजूद हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको अलाउ करता हूँ कि आप जा सकते हैं। तो उसी तरीके से आप देखिए, उसी तरीके से आप यहाँ पे कुछ इंटरलेट कीजिए उस बात को कि सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो मौजूद है हमारा सेल के आउटर लेयरिंग पार्ट में, वो क्या करता है कि वो सिलेक्टिवली चीजों को ही एंटर करने का या उसको परमिट देता है, उसको परमिशन देता है कि वो एंटर कर दे। तो इसीलिए हम लोग सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं। दैट्स व्हाई द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नॉट एज सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। आप लोग समझे होंगे। Now I am going to move ahead in the second topic in the same topic. Under this topic, just we can understand कि what do you understand by diffusion process and osmosis process. तो diffusion क्या होता है कि आगे उसको समझ लेते हैं। First of all, now we will know about the diffusion process. Diffusion process हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है कि डिफ्यूजन आपको समझाइए कि डिफ्यूजन जैसे कि मैंने कहा कि जैसे कि हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं कि इंसेल करते हैं, जो हम लोग निकालते हैं लैंग्स के थ्रू, जो नोज के थ्रू में क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस निकलता है, और ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं इनहेल करते हैं, जो हम लोग ऑक्सीजन को अपने अंदर कंज्यूम करते हैं ताकि हम लोग जीवित रह पाए इस संसार में या इस वर्ल्ड में। अब उसको करने के लिए हमारे बॉडी खुद बहुत वर्क करता है। अब हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको जानना बहुत जरूरी है कि डिफ्यूजन प्रोसेस में किसे कहते हैं। इसी के ही कॉन्सेप्ट में या इसी के कॉन्सेप्ट में आता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही ये चीज हम पढ़ते हैं और इस चीज को हम लोग अच्छी तरीके से इलाबोरेट तरीके से हम उसको समझ पाते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट्स, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है
डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है? द प्रोसेस इन which movement the substance movement the substance such as carbon dioxide, oxygen, gas molecules from higher concentration to the lower concentration is known as diffusion। आप समझ जाइए कि डिफ्यूजन प्रोसेस किसे कहते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस उसे कहते हैं जो प्रोसेस या प्रोसेस जो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी सब्सटेंस को जो गैसेस सब्सटेंस हो, मतलब गैसेस सब्सटेंस का मतलब क्या होता है कि गैस एमिट से डेट के क्या होता है कि गैसेस सब्सटेंस कहने का मतलब क्या होता है कि जिसे कहते हैं हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। वही प्रोसेस जो हमारे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में हमारा वो सब्सटेंस जाता है, जिस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि अगर कोई जैसे कि हम लोग एक ह्यूमन बीइंग्स है, ये ह्यूमन बीइंग्स हुआ, तो मान लीजिए आप ये ह्यूमन बीइंग्स हुआ, इसको चाहिए ऑक्सीजन और ये करता है कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन का जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना, ये डिफरेंट प्रोसेस जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है हमारे लंग्स के अंदर जब हम लोग अच्छी तरीके से उसको हम लोग डिटेल में समझेंगे, जब हम लोग क्लास 10 में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे। एक हमारा चैप्टर जो आता है वो हमारा लाइफ प्रोसेस आता है, तो लाइफ प्रोसेस में हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे उस पर। जब आप लोग क्लास में जाएंगे तो उसको अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट प्रोसेस जो हमारे लंग्स में किस तरीके से होता है और किस तरीके से ये एक्टिविटी परफॉर्म होता है। बस आप समझ जाइए क्लास 9 के लेवल से, क्लास 9 के लेवल के हिसाब से आप समझ जाइए कि डिफरेंट प्रोसेस लोग किसे कहते हैं। ये डिफरेंट प्रोसेस जो लोग क्या होता है कि वैसा प्रोसेस जो सब्सटेंस क्या करता है कि गैसेस सब्सटेंस जो होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का होना, ऑक्सीजन का होना, जो हमारे कंसंट्रेशन जो हमारा हाई कंसंट्रेशन से लेकर लोअर कंसंट्रेशन में क्या करता है कि हमारे में क्या करता है कि मूव करता है, इसी को हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। इसी को हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। है ना, इसी को हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे क्या होता है कि यही प्रोसेस जो हम लोग का होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, बस समझ आइए कि ये चीज जो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या करते हैं, हम लोग इसको अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर इसको हम लोग अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं, जो इसी का ही बेसिक फंडामेंटल एक प्रोसेस है या एक फंक्शन है जो हमारे बॉडी के अंदर में ये फंक्शन एक्ट होता है। इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिफ्यूजन प्रोसेस जो होता है वो अक्सर हमारे जनरली हमारे फिजिकल लाइफ में होते रहता है, मगर समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि डिफ्यूजन प्रोसेस हम लोग किसे कहते हैं, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो चीज हम लोग क्यों पढ़ते हैं, इन सारी चीजों के बारे में आप लोग बखूबी समझे होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे कि इस प्रोसेस को हम लोग क्यों पढ़ते हैं और इसको पढ़ना इतना जरूरी क्यों है। तो ये चीज हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है, जो हम लोग इसको अच्छी तरीके से देखें। अब दूसरा स्टूडेंट्स, दूसरा जो हम लोगों का टॉपिक होता है इसी के अंदर, वो हमारा होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम लोग किसे कहते हैं, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। देखिए स्टूडेंट, ऑस्मोसिस डिफ्यूजन में यही एक फर्क है कि डिफ्यूजन में कोई सब्सटेंस जैसे कि गैसेस सब्सटेंस, जैसे कि हम लोगों ने लिखा भी था अभी कि गैसेस सब्सटेंस जो होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का होना, ऑक्सीजन का होना, जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव होता है, उसी को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। बट ऑस्मोसिस हम लोग किसे कहते हैं? सो ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ द स्पॉन्टेनियस लिक्विड सब्सटेंस, द मूवमेंट ऑफ द वाटर मींस व्हाट की एमिनो सेल की कोई भी सब्सटेंस, जैसे कि अगर लिक्विड सब्सटेंस जैसे कि वाटर है, तो वाटर का मूवमेंट होना, द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ वाटर,
फ्रॉम अ हायर कंसेंट्रेशन टू द लोअर कंसेंट्रेशन इन द सेल, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस प्रोसेस। मतलब क्या, आप लोग सिंपल भाषा में आप समझिए, सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि ऑस्मोसिस उस प्रोसेस को कहते हैं कि जब कोई पानी है, तो पानी किसी हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में आता है, उसको हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब इस टॉपिक को अच्छी तरीके से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोसिस बेसिकली होता क्या है। फिर इसमें हम लोग बात करेंगे कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, एसिटोनिक सॉल्यूशन होता क्या है, फिर विद एक्टिविटी एग्जांपल के साथ हम लोग इसको अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हम लोग यहीं तक अभी रखते हैं। अब ऑस्मोसिस प्रोसेस जो हम लोग का है, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस हम लोग अच्छी तरीके से इसको डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट लेक्चर। तो हम लोग इसके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे तरीके से उसको हम लोग समझेंगे भी, इसको समझेंगे कि मतलब ये होता है क्या है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, अच्छी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। और इसका सब टाइप्स होता है क्या है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जिसमें हम बात करेंगे कि एसिटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, एसिटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम लोग किसे कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी आप इतना पेशेंस रखिए कि आप लोग समझे होंगे कि हम लोग का मेन टॉपिक में क्या इसका पर्सपेक्टिव था पढ़ाने का। तो आप लोग बखूबी समझे होंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से डिटरमाइंड तरीके से आप लोग समझे होंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ तक रखता हूँ इस लेक्चर को और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे लेक्चर को अच्छी तरीके से आप डिटरमाइंड तरीके से आप समझे होंगे, आप समझते होंगे और उसको अच्छी तरीके से आप खुद ब खुद इंजॉयफुल तरीके से आप लर्न कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ तक अब इस टॉपिक को खत्म करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये टॉपिक जो हम लोग का कल होने वाला है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।